टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया आखिर कहते क्यों थे? आज हम उसी दौर में वापस चलेंगे जब ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की, भारत के सच्चे स्वर्णिम युग की। जरा सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब भारत को दुनिया सोने की चिड़िया कहकर बुलाती थी। ये कोई मजाक नहीं था, ये उस दौर की सच्चाई थी। और ये सिर्फ पैसे रुपए की बात नहीं थी, ये वो समय था जब विज्ञान, साहित्य, कला और तो और सैन्य शक्ति भी सब कुछ अपने शिखर पर था, अपनी बुलंदी पर था। और उस लाजवाब, उस शानदार युग का नाम था गुप्त काल, भारत का असली स्वर्ण युग। तो चलिए हमारे साथ इस शानदार युग की गहराई में उतरते हैं। ये वही दौर है जिसने दुनिया को जीरो दिया, जिसने हमें सितारों का ज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी दी, संस्कृत साहित्य के अनमोल रत्न दिए और नालंदा जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज दी। तो भाई, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है। सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं गुप्त वंश के उदय के साथ। साल था 319 एडी जब चंद्रगुप्त प्रथम ने इस साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन वो सिर्फ एक ताकतवर राजा नहीं बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की, जो सिर्फ एक विवाह नहीं था बल्कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल गठबंधन था जिसने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। वो पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज का खिताब इस्तेमाल किया। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से उन्होंने अपना साम्राज्य प्रयाग, बिहार और बंगाल तक फैलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने तो एक मजबूत बुनियाद रख दी थी, लेकिन उनके बाद जो शासक आए वो इतने महान थे कि इतिहास उन्हें भारत का नेपोलियन कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान विजेता समुद्रगुप्त की। उनकी जीत के किस्से हवा में नहीं है बल्कि पत्थर पर लिखे हैं। इलाहाबाद के स्तंभ पर उनके दरबारी कवि हरिशेन ने उनकी जीतों का पूरा ब्यौरा लिखा है। सोचिए, उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को उन्होंने हराया था। अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जो सिर्फ सबसे शक्तिशाली सम्राट ही कर सकते थे। तभी तो उन्हें प्राचीन भारत का सिकंदर और नेपोलियन कहा जाता था। हर सुनहरे दौर का एक शिखर होता है, एक पीक होता है। गुप्त साम्राज्य के लिए वो शिखर आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। एक ऐसा नाम जो आज भी कहानियों और किंवदंतियों में जिंदा है, विक्रमादित्य। उनके शासनकाल को शांति और समृद्धि का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी को उस समय के वाइब्रेंट शहर उज्जैन में बसाया। उनके राज में व्यापार, सिक्के और ज्ञान विज्ञान सब कुछ खूब फला फूला। उनका दरबार तो मानो टैलेंट का खजाना था, जहां नवरत्न यानी 9 जेम्स थे, अपने अपने फील्ड के 9 दिग्गज, जिनमें महाकवि कालिदास और महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर भी शामिल थे। लेकिन देखिए, कोई भी स्वर्ण युग सिर्फ महान राजाओं से नहीं बनता, वो बनता है उन जीनियस लोगों से, उन कलाकारों और वैज्ञानिकों से जो उस दौर में काम करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं उन दिग्गजों से जिन्होंने इस युग को सच में सुनहरा बनाया। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट का, भारतीय गणित के पिता। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने हमें जीरो दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाई की वैल्यू की सटीक गणना की और ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी सोच थी। उनकी किताब आर्यभट्टीय आज भी गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है। और जब बात साहित्य की हो तो हम कालिदास को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और महाकाव्य जैसे मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम संस्कृत साहित्य के वो कोहिनूर हैं जिनकी चमक आज भी कम नहीं हुई है। इस युग की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, पत्थरों में, पेंटिंग्स में और शब्दों में। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर के ज्ञानियों के लिए एक रोशनी की तरह थी। अजंता एलोरा की गुफाएं उस दौर की कला का बेजोड़ नमूना है। उनके खूबसूरत सिक्के उनकी समृद्धि की कहानी कहते हैं। और हाँ, ये संस्कृत भाषा का भी स्वर्णकाल था, जिसने हमें साहित्य का एक अनमोल खजाना दिया। तो इस सुनहरे दौर के सफर के बाद अब समय है ये परखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। तो पहला सवाल है इलाहाबाद प्रशस्ति, यानी जो स्तंभ पर लिखा लेख है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं
चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर आर्यभट्ट? और सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। और इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। बस ये सोचिए कि उस पिलर पर तारीफों का समुद्र लिखा हुआ है। समुद्र, समुद्रगुप्त। सिंपल। चलिए अगला सवाल। शून्य यानी जीरो की अवधारणा की खोज किसने की? क्या वो वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे या कालिदास थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। इसको याद रखने के लिए सोचिए कि आर्य ने गणित को एक अनमोल भेंट दी और वो भेंट थी जीरो की, आर्यभट्ट। और ये रहा आखिरी सवाल। विक्रमादित्य की उपाधि से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ एक विजुअल ट्रिक है। उनके नाम में जो रोमन आय है ना, उसे जीत के 2 स्तंभों की तरह देखिए। और विक्रम का मतलब ही होता है जीत। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि गुप्त काल सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है। अगर हमें ये समझना है कि भारत कभी दुनिया के महानतम राष्ट्रों में से एक कैसे बना, तो जवाब है गुप्त काल। तो इस सफर से हमने क्या सीखा? और एक सवाल आपके लिए भी। क्या आज का भारत गुप्त काल से प्रेरणा लेकर एक नया स्वर्ण युग बना सकता है? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।